Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Students, today we are going to start a very important and main topic, that is structure of cell or organelles of a cell. एक सेल में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में जो ऑर्गेनेल्स हैं, बेसिकली अगर मैं कहूँ कि यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेल्स हैं हमने उनको स्टडी करना है आज, ठीक है। सो in this picture you can see on right side there is an animal cell and on the left side there is a plant cell. डिफरेंस क्या होता है इनमें? डिफरेंसेस तो और भी बहुत से होते हैं, लेकिन जो इनका मेन डिफरेंस आता है ना, और फर्स्ट डिफरेंस आता है वो होता है सेल वॉल का। सेल वॉल एक आउटर लेयर होती है जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। बाकी इनकी मोस्टली जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सेम होती हैं। फर्स्ट इज सेल वॉल, जो स्ट्रक्चर है जिसकी बेसिस पे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई भी किया जाता है। उनके ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है सेल वॉल पे। सेल वॉल इज़ अ रिजिड नॉन लिविंग वॉल अराउंड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये सेकेंड लेयर है। आप इस तरह से एज्यूम करें, मैं आपको पिक्चर से ही आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि यहाँ पे ये फर्स्ट जो लेयर आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना, सेल वॉल, यहाँ पे ये इन्होंने मार्किंग भी की हुई है। ये आउटर लेयर जो है ना ये सेल वॉल है, और इसके बाद जो इनर लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन है। सो सेल वॉल इज फाउंड इन सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड सम एल्गी यानी प्रोटिस्ट। अब यहाँ पे एनिमल्स का जिक्र नहीं है क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। फंक्शन क्या है सेल वॉल का? दैट इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू इनर लिविंग मैटर, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि किसी भी प्लांट सेल में या उस सेल में जिसमें सेल वॉल मौजूद है, वहाँ पे जो इनर जो उसका सारा लिविंग मटेरियल है, इस लिविंग मटेरियल में हमारी बाकी ऑर्गेनेल्स भी आती हैं, उनको सपोर्ट करती है सेल वॉल। सेल की शेप जो है उसको मेंटेन रखने में हेल्प आउट करती है सेल वॉल। So let's see layers of plant cell wall. Plant cell wall has three layers: primary wall, middle lamella and secondary wall. Primary wall जो है वो outer wall होती है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको इस तरह से डायग्राम से बताती हूँ कि ये देखें, यहाँ पे जो आउटर बिल्कुल ये वाली लाइन है ना, ये वाली जो लेयर है ये प्राइमरी वॉल है। देन हमारे पास सेकेंडरी वॉल जो होती है ना वो इनर हमारी होती है, जो बिल्कुल हमारे यहाँ पे ये देखिए आप, ठीक है ना। अच्छा, जो मिडल लेमेला है ना, मिडल लेमेला का ये होता है, डिटेल हम आगे इसकी देख लेते हैं कि जो टू प्राइमरी वॉल्स हैं, अभी देखिए एक ये प्राइमरी वॉल है और दूसरे की ये प्राइमरी वॉल है। ये तो यहाँ पर जहाँ पर ज्वाइन हो रही है ना, जहाँ पर ये मीट कर रही हैं, उस एरिया को मिडल लेमेला कहते हैं। ये यहाँ पे मिडल वाला एरिया, सही हो गया। सो प्राइमरी वॉल इट इज़ प्रेजेंट अबव सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसे पहले प्रेजेंट होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सेल वॉल की पहले लेयर्स कंप्लीट होंगी तो आगे फिर प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन शुरू होगी। कंपोज ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज फॉर्म फाइबर्स दैट क्रिस क्रॉस ओवर वन एनदर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल। और जो सेलुलोज होता है ना, इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है कि क्रिस क्रॉस टाइप। क्रिस क्रॉस टाइप देखें क्या होता है, जो क्रिस क्रॉस टाइप जो हमारा पैटर्न होता है ना वो इस तरह से होता है, ये ऐसे 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 ऐसे, इस पैटर्न को हम क्रिस क्रॉस पैटर्न कहते हैं। तो ये हमारा सेलुलोज में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सेलुलोज इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, और इस तरह का स्ट्रक्चर जब बनता है तो हमारी सेल वॉल जो है वो स्ट्रांग होती है, ठीक है। आपने देखे कई दफ़ा आपने ऐसे देखे होंगे, टेक्सचर देखे होंगे, जिस तरह से चारपाई जो होती है उसका भी क्रिस क्रॉस सा डिज़ाइन बनाते हैं, क्यों? ताकि उसको स्ट्रेंथ मिले। तो यही यहाँ पे सेलुलोज का यही फंक्शन होता है कि वो क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाता है फाइबर्स के थ्रू और सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देन इज मिडल लेमेला होल्ड्स टुगेदर प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल्स कौन से होते हैं? जो साथ साथ के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही देखा है कि ये भी ये भी एक सेल वॉल है, आउटर लेयर है, सेल प्राइमरी सेल वॉल है, ये भी आउटर लेयर है सेकेंड सेल की। तो इनके बीच में जो एरिया है ना, यहाँ पे ये वाला एरिया या ये वाला एरिया जहाँ पे दोनों वॉल्स मिल रही हैं, तो उस एरिया को मिडल लेमेला कहते हैं। इट कंटेन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पेक्टिन। देन इज सेकेंडरी वॉल।
Some cells of plant, for example, xylem cells, make a secondary wall on the inner side of primary wall. कि primary wall की जो inner side है वहाँ पे जो हमारा area है उसको हम secondary wall कहते हैं. It is composed of cellulose, lignin and other chemicals. अब कंपोजिशन जो है यहाँ पे तीनों की कंपेयर की गई है एल्गी, प्रोकैरियोट्स एंड फंजाई की सेल वॉल की. ठीक है ना. एल्गी की जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज होता है. प्लांट्स की सेल वॉल में भी सेलुलोज होता है. मेनली जो मेन कंपोनेंट है वो सेलुलोज है, बाकी चीज़ें भी होती हैं. ठीक है ना. प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी है और फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी है. स्टूडेंट्स ये हमारे ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एमसीक्यूज में आता होता है. तो ये आपको बड़ी अच्छे तरीके से चीज़ें जो है वो टिप्स पे याद होनी चाहिए कि इन तीनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की भी इनफैक्ट जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी है, कंपोजिशन क्या है. देन इज सेल मेम्ब्रेन. प्लांट सेल बाउंड्री डायग्राम से मैं आपको सारा समझा देती हूँ. सेल मेम्ब्रेन पहले आप देख लें सेल वॉल को कि आउटर जो लेयर है वो क्या है, वो सेल वॉल की है. देन इनर लेयर जो हमें बताई जा रही है वो सेल मेम्ब्रेन की है. ठीक हो गया. ऑल सेल्स हैव अ थिन इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन अराउंड साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म हमारा होता है वो वाला एरिया जहाँ पे जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिस जो है वो प्रेजेंट होती हैं. ठीक है ना. ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये तो आउटर लेयर्स है ना. ये दोनों लेयर्स हैं. सबसे पहली आउटर लेयर जो है वो सेल वॉल है, देन सेल मेम्ब्रेन है. उसके बाद जो इनर मैटर शुरू होता है, जो जिस एरिया में सारे हमारे ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हैं, ये यहाँ पे देखें तो ये जो वाइट सा येलो सा एरिया आपको स्किन सा नज़र आ रहा है ना पीछे, ये साइटोप्लाज्म है. इस एरिया में सारी हमारी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं. इट इज़ अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये कुछ न्यूट्रिएंट्स को, कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है पास होने के लिए. यानी सेल के अंदर जो चीज़ें, कुछ चीज़ें नहीं जा सकती, कुछ जा सकती हैं. इसीलिए इसका नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल, कि सेलेक्ट करती है. ठीक है ना. कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स एंटर हो सकते हैं सेल में और कौन से मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं हो सकते. देन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. ठीक है ना. वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, lipids make a fluid like bilayer in which protein molecules are submerged. मैं साथ साथ आपको डायग्राम से समझाऊंगी. ये डायग्राम है. अब इधर आप देखेंगे जो पिंक कलर की बॉल्स और नीचे वो जो आपको एक पैटर्न सा जिगजैग सा नज़र आ रहा है ऊपर भी और नीचे भी, ये हमारी लिपिड बाइलेयर है. लिपिड की लेयर्स हैं, ऊपर भी है नीचे भी है. दो लेयर्स होगी ना. एक लेयर ऊपर है, ठीक है ना, जो पिंक वाली है, और एक लेयर जो है वो नीचे है. अब ये दो लेयर्स हैं इसलिए इसको बाइलेयर कहते हैं. ठीक हो गया. इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड. अब यहाँ पे देखें जो पर्पल कलर की जो आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर में, ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिपिड बाइलेयर के अंदर सबमर्ज्ड हैं. सबमर्ज का मतलब है डूबे हुए हैं, उसके अंदर घुसे हुए हैं. Lipids and proteins move in this fluid and make pattern by moving which is known as mosaic. अब क्या होता है कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन बायोलेयर्स में मूव करते हैं, जिनकी वजह से ये जो आपको पैटर्न नज़र आ रहा है ना, जिग जैग से ऐसे ऐसे जो मूव हो रहा है पिंक बॉल्स के नीचे, इस पैटर्न को मोज़ेक कहते हैं. और ये लिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से होता है कि जब वो इस लिपिड बायोलेयर में मूव करती हैं तो ये पैटर्न बनता है. सही हो गया. कार्बोहाइड्रेट्स आर ज्वाइन विद प्रोटीन्स एंड विद लिपिड्स. अब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो जब लिपिड से ज्वाइन करेंगे तो ग्लाइकोलिपिड बनेगा. यहाँ पे स्टूडेंट्स जो वर्ड ग्लाइको आता है ना जहाँ पर भी, वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स की ही फॉर्म्स हैं. ठीक है. तो जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ ज्वाइन करेगा तो बनेगा ग्लाइकोलिपिड, और जब वो प्रोटीन के साथ ज्वाइन करेगा तो वो बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन. In eukaryotes, many organelles like mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum and lysosomes are bounded by cell membrane. अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि बहुत सी ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके जो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड हैं. थर्ड हमारा है साइटोप्लाज्म. हमारे वो वाला एरिया जहाँ पे हमारी सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं. इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स इनसाइड ऑफ अ सेल. अब ये जेली लाइक क्यों है? ये जेली लाइक इसलिए है ताकि जो ऑर्गेनेल्स है ना वो ड्राई ना हो. ठीक है ना.
वो उनके अंदर जो फंक्शंस चल रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके लिए उनको मॉइस्चर रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वो ड्राई ना हो। इट इज़ अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, एंजाइम, सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंसेस। ये सारे सब्सटेंसेस मौजूद हैं, ये होंगे तो ही एक सेल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। साइटोप्लाज्म अलाउज ऑर्गेनेलिज टू मूव एंड परफॉर्म फंक्शन इनसाइड अ सेल, कि अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो ऑर्गेनेलिज अपना फंक्शन परफॉर्म सही तरह से नहीं कर सकेंगी। तो साइटोप्लाज्म की वजह से ही ऑर्गेनेलिज अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स थ्रू आउट द सेल। सेल के अंदर चीज़ें, कोई मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने एंटर करना है या सेल को लीव करना है, सेल से बाहर जाना है, तो वो भी साइटोप्लाज्म की वजह से ही होगा। एक्ट्स एज अ साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस लाइक ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमारा जो ग्लूकोज है ना, उसका ब्रेकडाउन होता है और पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। डिटेल अभी हम यहाँ पे इसकी नहीं पढ़ेंगे, ये टोटली अलग से एक टॉपिक है। लेकिन ये है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं ना, उनमें भी साइटोप्लाज्म का रोल है। ऑल्सो स्टोर्स फूड एंड वेस्ट ऑफ अ सेल। फूड को स्टोर करता है सेल के लिए, और जो वेस्ट सेल के अंदर बन जाता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है सेल के बाहर, सेल से बाहर निकाल देता है। ये भी साइटोप्लाज्म ही मेन इसमें रोल प्ले करता है। अब साइटोप्लाज्म में हमारी एक कैटेगरी है जिसको साइटोजोल का नाम दिया है। ये लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, ठीक है ना। इसमें हमारे स्मॉल पार्टिकल्स वगैरह आ सकते हैं, जिस तरह राइबोसोम्स का यहाँ इन्होंने जिक्र किया है। राइबोसोम्स के अलावा बाकी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनेल्स है ना, वो साइटोसोल में नहीं आती हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है और वो उनको सॉलिड फॉर्म जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस में रहना होता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकती हैं। देन इज न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। सेल में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, फंक्शंस जो भी हो रहे हैं, वो सारा न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, इन एनिमल सेल्स इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ सेल। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता रही हूँ। इन प्लांट सेल्स इट इज मूव टू साइड बिकॉज अ लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। यहाँ पे एक डायग्राम होगी, मैं आपको चलिए बाद में बताती हूँ कि जो एनिमल सेल्स होते हैं ना, उनमें न्यूक्लियस बिल्कुल मिड में होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में वो मिड में नहीं होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि प्लांट सेल्स में होता है वैक्यूल। अब यहाँ पे आप देखें, राइट साइड पे एनिमल सेल्स है, ठीक है ना, ये इसका पर्पल कलर का न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है। लेकिन प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है वैक्यूल, जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता, वो जस्ट प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। और वैक्यूल का साइज इतना बड़ा होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे मूव कर जाता है। ठीक हो गया? ये देखिए, ये साइड पे मूव कर गया न्यूक्लियस, क्यों? वैक्यूल की वजह से। तो ये हमारा एक डिफरेंस ये भी आता है प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में, कि प्लांट सेल्स में वैक्यूल होता है और एनिमल सेल्स में वैक्यूल नहीं होता है। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप ये आप देखें यहाँ पर, ये एक डबल मेम्ब्रेन है। डबल आपको नजर आ रहे हो किस तरह से, कि इसकी थिकनेस है, ठीक है ना। ये आउटर लेयर होती है न्यूक्लियस की, इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। देन इज इट इज अ सेमी परमिएबल एंड हैज मैनी स्मॉल पोर्स का कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। अच्छा, न्यूक्लियर पोर्स क्यों होते हैं? पोर्स होते हैं, जाहिर सी बात है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये पोर्स होते हैं। ये भी सेमी परमिएबल होते हैं, सबके लिए ये ओपन नहीं होते। देन इनर जेली लाइक मटीरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह से साइटोप्लाज्म सेल का जेली लाइक सब्सटेंस है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर वन और मोर स्मॉल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। अब यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि इनर मैटर है, अंदरूनी हिस्सा है जो जेली लाइक है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, क्रोमेटिन। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे ऐसे नज़र नहीं आ रहे, इनको क्रोमेटिन कहते हैं। यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बाद में जाके क्रोमोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल नोन एज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज कम्पोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए एंड प्रोटीन्स मौजूद होते हैं क्रोमेटिन में। When a cell starts dividing, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, क्रोमेटिन कंडेंसेस,
क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है और वो क्रोमोसोम बना देता है, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया। डीएनए कंटेन्स जीन्स विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। डीएनए एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन में, और जो डीएनए है उसमें जीन्स होते हैं और वो जीन्स सारी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। DNA is responsible for the transfer of characteristics to the next generation, as you know. That is why DNA is known as hereditary material. ठीक है ना, कि जो भी characteristics हैं, जो भी specifications हैं, वो सारी एक generation से दूसरी generation में जाती हैं, तो ये DNA की वजह से है। न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस की अभी हमने जो सारी बातें पढ़ी है ना, वो यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस की पढ़ी हैं। अब देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस कैसा होता है। अ प्रोकैरियोट सेल डू नॉट हैव अ ट्रू एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में जो डिफरेंस है मेन, जिनकी वजह से इनको सबसे पहले सेपरेट किया गया, कि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस है जो सामने हमें नजर आता है, प्रोमिनेंट है, वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, सेल को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा न्यूक्लियस नहीं है। वहाँ पे है मौजूद, जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, लेकिन वो किसी और फॉर्म में होता है। बट दे हैव क्रोमोसोम दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए। उनमें जस्ट डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, उन सेल्स में, जैसे बैक्टीरिया होता है। अब बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, उसमें न्यूक्लियस तो नहीं है। उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया का सेल है एंड मिड में जो उसका एक डीएनए का जो है वो डीएनए बस पड़ा हुआ है, ठीक है ना, डीएनए का स्ट्रैंड आपको नजर आ जाएगा। दैट क्रोमोसोम फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। अब साइटोस्केलेटन क्या है? अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन की 3 टाइप्स होती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल। हम तीनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है माइक्रोट्यूब्यूल, हॉलो ट्यूब्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन। अब यहाँ पे देखें, माइक्रोट्यूब्यूल से आपने नाम इसका याद रखना है कि ट्यूबुलेंट प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स में। ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल्स अ सेल शेप इज मेंटेन, ऑर्गेनेल्स आर अरेंज्ड इन देयर प्लेस। अब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो ये तो नहीं ना कि शेक कर रही हैं और यहाँ से वहाँ जा रही हैं, ऐसे हो रहा है। नो, ऐसे नहीं होता। वो अपने स्पेस में रह के, अपनी जगह पे रह के अपने फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो जब वो अपनी जगह पे रह के अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये हैं हमारे जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ब्लू कलर के रॉड टाइप्स जो नज़र आ रहे हैं, ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जिस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बीच में रॉड्स वगैरह डालते हैं, आयरन रॉड्स डालते हैं, तो वो क्यों डालते हैं? ताकि स्ट्रक्चर बना रहे, शेप बनी रहे। तो यहाँ पे भी ये यही काम कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल, सीलिया एंड फ्लैजेला। माइक्रोफिलामेंट्स, दे आर फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। फाइनर देन का मतलब है थोड़े से पतले भी होते हैं, फाइन एंड स्मूथ भी होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स लाइक एक्टिन से बने होते हैं, ठीक है ना। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं और माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से बने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज़ें भी आती होती हैं, कंपैरिजन भी आता होता है और सेपरेटली भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। Microfilaments help in the movement of cells. For example, movement of white blood cells and contraction of muscle cells. कि जो मसल्स की मूवमेंट होती है उसमें माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे पर्पल कलर की आपको थिन रॉड्स टाइप नज़र आ रहे होगा स्ट्रक्चर, ये हमारे होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। Then last is intermediate filaments. They are rod shaped, made up of many proteins but mainly keratin and vimentin. अब इनकी भी अलग से प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, तो केराटिन एंड वाइमेंटिन। Anchor nucleus and other organelles in the cell and make cell to cell junctions. अब सेल टू सेल जंक्शंस क्या होते हैं कि सेल जो है उसका दूसरे सेल से जो लिंक होता है, ठीक है ना, दूसरे सेल से लिंक करता है, उसको सेल टू सेल जंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं, ये ग्रीन कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इस तरह से ये हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ठीक हो गया। देन इज राइबोसोम्स, टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स। ये इतने टाइनी होते हैं कि ये साइटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट में इंक्लूड इनको किया गया है, ठीक है ना। बाकी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, उनको साइटोसोल में इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन राइबोसोम को इंक्लूड किया गया है। दिस कैन ऑल्सो कम इन एमसीक्यूज।
साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की जो मेन सिंथेसिस की साइट है वो राइबोसोम्स ही है. Float freely in cytoplasm and are also attached to surface of rough endoplasmic reticulum. Composed of equal amounts of proteins and ribosomal RNA. ध्यान से कंपोजिशन बताई है कि राइबोसोम किस तरह से बनते हैं, प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से. दे आर नोड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हु आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स. अब देखिए इन्होंने बता दिया यहाँ पे कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, इसलिए क्या है कि ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं. यूकैरियोट्स में ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स तो होती ही होती हैं, ठीक है ना, और ये नॉन मेम्ब्रेनस जो है वो राइबोसोम भी होता है, क्योंकि प्रोटीन ज़रूरी है, प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम से ही होगी. लेकिन प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होता है, बाकी ऑर्गेनेल्स क्यों नहीं होती. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस क्यों नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये सारी चीज़ें क्यों, साइटोस्केलेटन नहीं है, ये चीज़ें क्यों नहीं है प्रोकैरियोट्स में. क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इनकी डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, आउटर जो लेयर होती है. लेकिन राइबोसोम की नहीं होती है, उसमें वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, इसलिए वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. Eukaryote ribosomes are slightly larger than prokaryotic ones. Each ribosome consists of two subunits, large subunit and small subunit. These two units unite together for protein synthesis. अब क्या होता है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, प्रोटीन बननी है, तो क्या होगा कि ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं ये इकट्ठे इस तरह ज्वाइन नहीं हुई होती. जब प्रोटीन उन्होंने बनानी है तो ये दोनों यूनिट्स यूनाइट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और जब सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी फिर से ये दोनों यूनिट्स सेपरेट हो जाएंगी. नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स. यहाँ पे आप इसकी इमेज में देखें कि ये मेम्ब्रेन्स आपको नज़र आ रही होंगी इस तरह से, ये सारी, ठीक है ना, ये तो ये जो मेम्ब्रेन्स है इनकी वजह से इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का. इसकी टू टाइप्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ. अच्छा, रफ में क्या होता है, पीछे एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि वो मैं यहाँ पर आके एक्सप्लेन करना चाहती थी. वो पॉइंट था राइबोसोम्स का. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, उस पे ये आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के, ये राइबोसोम्स हैं. उस पे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें राइबोसोम्स नहीं अटैच होते, इसलिए वो स्मूथ होती है और उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. Smooth endoplasmic reticulum lacks ribosomes. It is involved in lipid metabolism and the transport of materials from one part of a cell to the other part. कि सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करना है, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रोल प्ले करती है. ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट इन अ सेल. क्योंकि देखिए सेल के अंदर वेस्ट तो प्रेजेंट है, टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट है, वो प्रेजेंट होता है, तो उनको रिमूव करना भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करती है. Sometimes it is involved in muscle contraction process. Then is Golgi apparatus. It is a set of flattened sacs present in cytoplasm. ये आप देख लें, इस तरह से होता है Golgi apparatus. These flattened sacs are known as cisternae. अब यहाँ पे देखें, ये जो एक बना हुआ है इस तरह से, फिर इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है ना, ये जो सारा स्ट्रक्चर बना है ना, इसको सिस्टर्नी कहते हैं और सिंपल वर्ड्स में इसको सैक्स कहते हैं, ठीक है. दे आर अरेंज लाइक स्टैक ऑन वन अनदर एंड मेक अ स्ट्रक्चर नोन एज गोल्जी एपरेटस. अब ये देखिए स्टैक की फॉर्म में, स्टैक क्या होता है, एक चीज़ है उसके ऊपर दूसरी चीज़ है फिर तीसरी है, तो ये इसी तरह से अरेंज है. ये देखिए ये है, इसके ऊपर ये है, फिर इसके ऊपर ये है, तो स्टैक बना हुआ है ना, जोड़े हुए हैं ऊपर से नीचे तक सारे आपस में. तो ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को हम गोल्जी एपरेटस कहते हैं. फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल. मॉडिफाइज प्रोटीन डेट कम फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो राइबोसोम है उसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है ना. राइबोसोम जहाँ प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो वह वहाँ पर भी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है. अब क्या होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पे जो राइबोसोम्स मौजूद हैं उन्होंने प्रोटीन बनाया, वहाँ से प्रोटीन आएगा और स्मॉल सैक्स में जो है वो बाहर निकलता जाएगा. इजी वर्ड्स में आप यही कह सकते हैं, ठीक है ना.
उनको हम क्या कहते हैं, गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। ये देखिए, ये जो हमारे इस तरह से ये निकल रहे हैं ना, ये इनको हम क्या कहते हैं, गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट है, इनमें प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है ना। और ये प्रोटीन कहाँ पर बना, ये प्रोटीन बना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ पर राइबोसोम्स ने बनाया है। These vesicles may remain in cell or sometimes they are transported out of the cell in the form of secretions। कि कभी कभी ये सेल के अंदर रहती हैं, लेकिन जब सेल से उन्हें बाहर जाना होता है तो ये सिक्रीशंस की फॉर्म में सेल से बाहर भी चली जाती हैं। Then is lysosome, membrane bounded organelle found in animal cells, rarely plants, plants में इतनी नहीं होती, that serve as the cell's digestive system and recycling center। कि जिस तरह से ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, कोई चीज़ खा लेना फिर डाइजेस्ट करना, वेस्ट है उसको निकाल देना, ठीक है ना, तो ये काम सारा लाइसोसोम करता है, सेल के लिए करता है। लाइसोसोम्स बर्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। अब यहाँ पे देखिए, ये गोल्जी एपरेटस है, यहाँ से ये गोल्जी एपरेटस आ गया, यहाँ से लाइसोसोम जो है वो बर्ड ऑफ हुआ, यानी निकल गया, उतर के यहाँ से सेपरेट हो गया। सेल इनगल्फ्स फूड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। अब सेल जो है वो अपना फूड कैसे खाता है, फूड वैक्यूल की फॉर्म में खाता है। ये आप देखिए यहाँ पे आपको फूड वैक्यूल, यहाँ पे ये लेबलिंग हुई भी है। लाइसोसोम फ्यूजेस विद फूड वैक्यूल एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन फूड प्रेजेंट इन वैक्यूल। अब क्या होता है कि जो फूड वैक्यूल है, ठीक है ना, वो अटैच हो जाएगा लाइसोसोम के साथ, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो लाइसोसोम है वो फूड जो है इस फूड वैक्यूल के अंदर उसको ब्रेक डाउन करेगा। लाइसोसोम हैज आल्सो एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट। अच्छा, इसके पास अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मौजूद हैं, ठीक है ना, और वो एंजाइम्स भी मौजूद हैं जिससे वेस्ट को सेपरेट कर देते हैं और सेल से बाहर निकाल देते हैं। दे ऑल्सो इनगल्फ द डैमेज ऑर्गेनेलिस एंड ब्रेक दम। अब इनगल्फ का मतलब क्या है, खा लेना। कुछ ऑर्गेनेलिस हैं जो सही से काम नहीं कर रही हैं, अब वो डैमेज हो गई हैं, वो अपने फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उनका कोई ये नहीं रोल नहीं रहा अब, तो लाइसोसोम क्या करता है, उनको खा लेता है, ठीक है ना। इजी वर्ड्स में, साइंटिफिक वर्ड में आप कह सकते हैं इनगल्फ कर लेता है, ठीक है ना, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, या उनको ब्रेक कर देता है। इट कैन स्टोर सम मॉलिक्यूल्स फॉर लेटर यूज। अब देखिए लाइसोसोम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि ये फूड में भी हेल्प कर रहा है, सेल की फूड के लिए भी हेल्प कर रहा है, फूड की ब्रेक डाउन कर रहा है सेल के लिए, फूड वैक्यूल के साथ मिलके, यहाँ पर आपने देखा है। इसके अलावा जो सेलुलर वेस्ट है ये उसको भी जो है वो रिमूव कर रहा है सेल से, ठीक है ना, इस इनगल्फ कर रहा है उसको। वो ऑर्गेनेलिस जो काम नहीं कर रही हैं और वेस्ट हो गई हैं बिल्कुल, उनको भी इनगल्फ कर रहा है या ब्रेक डाउन उनका कर रहा है। तो सेल की एक हिसाब से साफ सफाई भी जो कर रहा है ना, वो ये लाइसोसोम ही कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेले प्रेजेंट इन ओनली इन यूकैरियोट्स। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ बट इनर इज हैज मैनी फोल्ड्स कॉल्ड सिस्टर्नी। अब यहाँ पे आप देखें कि ये आउटर लेयर से कितनी स्मूथ है ना, ठीक है, लेकिन इनर लेयर में ये फोल्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया कि इन फोल्ड्स को हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन एंड इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लूइड प्रेजेंट है, लेबलिंग हुई हुई है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। वैसे तो हमने देखा कि हर सेल में उसका डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है हर सेल में, लेकिन अगेन माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसके अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स भी हैं, ठीक है ना। ये एक कोर हमारी ऑर्गेनेली के पास भी है, वो हम आगे देखते हैं। राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स देन यूकैरियोट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ये वाली, ठीक है ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोट से ज़्यादा मिलते हैं लेकिन यूकैरियोट से कम मिलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया खुद यूकैरियोट्स में होता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पावर हाउस ऑफ अ सेल क्यों है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है वो हम देखते हैं।
इट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन इसकी होती है मैट्रिक्स में, अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना। परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, ऑक्सीजन यूज होती है टू ब्रेक ग्लूकोज एंड एज अ रिजल्ट क्या हमें मिलता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। ऑक्सीजन को हमने यूज़ किया ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, और जब ग्लूकोज ब्रेक हुआ तो हमें एटीपी, एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। ये एनर्जी मॉलिक्यूल होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेशुमार तादाद में मौजूद होती हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एनर्जी आती है ना, हम कहते हैं हम एनर्जेटिक हो गए हैं, हमें एनर्जी मिल गई है, वो हमारी एटीपीज हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से मिलती है। और वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमारे कहाँ पे बनते हैं, सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। प्लास्टिड्स, देयर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। थ्री मेन टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है ना, जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है, इसकी वजह से वो ग्रीन होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल दैट इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मीन्स इट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल मौजूद है जिसकी वजह से हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होगी। Due to these photosynthetic pigments, plants and algae capture light energy and convert them into chemical energy. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड, कि प्लांट जो हैं वो अपना फूड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अगर एक आपको ऑप्शन दिया जाए कि कौन सी वो हमारी ऑर्गेनेली है या उसकी कौन सी टाइप है जो फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, वो क्लोरोप्लास्ट है। क्यों, कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। सही हो क्या। इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस, सेवरल सेट्स ऑफ स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स कॉल्ड ग्रेना आर प्रेजेंट इन द इनर लेयर। ग्रेना आर द स्टैक्स। अब यहाँ पे देखें, ये देखें, ये आपको नजर आ रही है डायग्राम में, आपको थोड़ा सा इसको ना इस तरह से करके बता देती हूँ कि ग्रेना और थाइलाकॉइड में डिफरेंस बता देती हूँ। जो यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है ना, कॉइन्स पड़े हैं, जैसे एक पड़ा है उसके ऊपर दूसरा पड़ा है तीसरा पड़ा है, अकेला जो एक ये कॉइन कह लें या इसको क्या कहेंगे, इसको सैक कह ले, ये जो है ना इसको थाइलाकॉइड कहते हैं। लेकिन जो पूरा सेट होता है ना, इसको हम ग्रैनम कहते हैं, ग्रैनम सिंगल ग्रैना प्लूरल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है ग्रैना और थाइलाकॉइड में। सेवरल सेट्स ऑफ स्टैक मेम्ब्रेन्स, अब ये स्टैक्ड हैं, इकट्ठे इकट्ठे इनके स्टैक्स बने हुए हैं, पूरे पूरे एक स्टैक को हम ग्रेना कहते हैं। थाइलाकॉइड तो है वो सिंगल स्टैक है, एक कॉइन या एक इसको आप उठा लें तो वो थाइलाकॉइड कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड की सर्फेस पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड दैट सराउंड्स थाइलाकॉइड। स्ट्रोमा यहाँ पे आप देखें, ये जो फ्लूइड है स्किन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। और इसके अंदर जो रेड डॉट्स है ना, ये राइबोसोम्स हैं, यानी राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यहाँ पे फिर वही वाली बात आ गई है कि क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वो ऑर्गेनेली है जिसका अपना डीएनए भी है और अपने राइबोसोम्स भी हैं। सही हो गया। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी टू ऑर्गेनेलीज हैं जिनका अपना डीएनए भी है और अपना राइबोसोम्स भी हैं, ठीक है। तो वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हैं। देन इज क्रोमोप्लास्ट, जो कि सेकेंड टाइप है, कंटेन पिगमेंट्स लाइक कैरोटेनॉइड्स। अब कैरोटेनॉइड्स हमारे लाइट कलर पिगमेंट्स होते हैं जो क्रोमोप्लास्ट से प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट के नाम से ही वाजह था जो हमने पीछे पढ़ा कि वो क्लोरोफिल उसमें हो सकता है। क्लोरोफिल का मतलब है ग्रीन पार्ट। तो प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं, लाइट कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, हमारे लाइट फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स के कलर्स होते हैं। तो ये इसीलिए पेटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स से पाए जाते हैं। These parts have bright colors due to carotenoids, also help in pollination and dispersal of fruits and seeds, ठीक है। ये pollination में help out करते हैं कलर्स की वजह से। dispersal of fruits and seeds का मतलब है कि विंड के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू जो सीड्स इधर उधर जाते हैं ना, उसकी यहाँ पे बात हो रही है।
लास्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, इनमें कोई भी पिगमेंट्स नहीं होता, इसकी वजह से ये स्टोरेज का काम करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है ना। दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्चेस, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। They are present in those parts of plants which are involved in food storage like roots, seeds and underground stems. ये रूट सीड अंडरग्राउंड स्टेम्स जो है फूड बनाने के लिए यूज़ होते हैं, प्लांट्स का फूड बनाते हैं ये, और इनमें जो है वो ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होते हैं, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट में कोई खास पिगमेंट्स नहीं होते, पिगमेंट्स होते तो ये कलरफुल होते या कोई कलर जो है वो एग्जिबिट करते। देन इज वैक्यूल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स फिल्ड विद फ्लूइड। अच्छा, पीछे जो हमने पढ़ी है ना अपनी ऑर्गेनेलिस, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड थी, लेकिन वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है ना। इसमें फ्लूइड मौजूद होता है। एनिमल सेल्स हैव वेरी स्मॉल बट टेम्परेरी वैक्यूल, लेकिन प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। दे कंटेन वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस। सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा एंड स्पॉन्जेस हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स which collect and pump out extra water and other waste। के वैक्यूल्स जो हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा एंड स्पॉन्जेस हैं, उनमें क्या इनका रोल होता है कि उनके सेल के अंदर अगर एक्स्ट्रा वाटर आ गया है तो उस वाटर को वो निकालते हैं, पंप आउट करते हैं, यानी एक वाटर पानी खींचने वाला पंप का काम करता है ये वैक्यूल। सम सेल्स इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स पीछे हमने लाइजोसोम में पढ़ा था, आपको याद होगा, भी हमें डायग्राम में भी देखा था, तो वो भी फूड वैक्यूल्स, ये उन्हीं की भी बात हो रही है। ऑल्सो फूड वैक्यूल्स स्टोर फूड, जाहिर सी बात है जो फूड वैक्यूल्स है वो फूड को स्टोर करेंगे। अ सिंगल लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इट बिकम लार्ज बाय फ्यूजन ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स, वो एकदम से लार्ज नहीं बन जाता, लेकिन छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स मिलकर एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं प्लांट्स के अंदर। ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल द न्यूक्लियस इज पुश्ड असाइड इन अ प्लांट सेल। This creates an outward pressure of vacuole on cytoplasm and hence the cells become turgid. This pressure is known as turgor pressure and the process is called turgor. अब यहाँ पे क्या होता है, जब वैक्यूल का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेशर, उसके पे प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और सेल टर्जिड हो जाएगा। इस प्रेशर को जो बनेगा साइटोप्लाज्म के ऊपर जो प्रेशर बनेगा उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ना, स्मॉल वैक्यूल्स इकट्ठे होकर बड़ा सा वैक्यूल बना रहे हैं, वैक्यूल बहुत बड़ा बन गया, अब वो साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है इसकी वजह से, तो ये जो सारा प्रोसेस है ना, इसको हम क्या कहते हैं, टर्गर कहते हैं। Turgor pressure helps in maintaining the shape of cells. Membrane of vacuole in plant is known as tonoplast. यहाँ पे अब है कि मेम्ब्रेन, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, जो सिंगल मेम्ब्रेन है, उस सिंगल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। सेल सैप इज द लिक्विड कंटेंट फाउंड इनसाइड द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ मैच्योर प्लांट सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिक्विड फॉर्म से आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो हमारा होता है ना, इसको सेल सैप कहते हैं, ठीक हो गया। इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, और यहाँ पे बाहर जिसकी मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ये हमारी टोनोप्लास्ट है। सेंट्रियोल्स, बैरल शेप्ड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन एनिमल्स एंड सम सेल्स ऑफ प्रोटिस्ट। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, हायर प्लांट्स इन फंजाई। प्रोकैरियोट्स भी, हायर प्लांट्स में, फंजाई में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। There is a pair of centrioles in which both centrioles are at high angle, right angles to each other. In animal cells, the pair is called centrosome, which is located near nuclear envelope. यहाँ पे आप देखें, जो बैरल लाइक शेप कहा था ना, ये देखिए, ये बैरल लाइक शेप होती है, ये जो ये बनी है, ठीक है ना, ये सेंट्रियोल बनाती है। अब हर सेंट्रियोल में क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने पीछे पढ़े थे, ठीक है ना, साइटोस्केलेटन में, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। ये नाम से आप याद रख सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स है तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी है। तो साइड व्यू इसका ये है, लेकिन ऊपर से हम इसको देखते हैं फ्रंट व्यू, तो इसका ये आता है, सही हो गया। ये 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। व्हेन सेल डिवाइड्स,
पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ अ सेल। सेल डिवीजन हम आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो किस तरह से डुप्लीकेट करते हैं और सेल के दोनों कॉर्नर्स पे चले जाते हैं, ऑपोजिट पोल्स पे यानी चले जाते हैं, ठीक है ना। सेंट्रियोल्स फिर स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं विद सेपरेट क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कि ये सारी चीज़ें ना आपको बेसिकली सेल डिवीजन वाले टॉपिक में ही समझ आएंगी, ठीक है। तो वो मैं आपको वीडियो जो है अगले एक दो लेक्चर्स में वो भी अपलोड कर दूँगी। Cells which have ciliar flagella contain centriole near cell membrane। कि जिन सेल्स के पास सीलियर फ्लैजेला होते हैं वो उनके पास सेंट्रियोल भी होता है, ठीक हो गया। These centrioles are called basal bodies। These basal bodies are responsible for the formation of cilia and flagella। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था आज का, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि इसमें हमने पढ़ी हैं 13 टाइप्स की हमारी ऑर्गेनेलिज जो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। कुछ जो है वो एनिमल्स में ज़्यादा होती हैं और कुछ एक दो ऐसी हैं जो प्लांट्स में होती हैं, एनिमल्स में नहीं होती। तो इस तरह से हमने ये सारा देख लिया है कौन कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, कौन सी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और किन के मेम्ब्रेन ही नहीं है, ठीक है ना। अब जिनकी मेम्ब्रेन नहीं है वो कौन सी हैं, वो राइबोसोम्स हैं। जिनकी सिंगल मेम्ब्रेन है वो कौन सी हैं, वो वैक्यूल्स हैं। और बाकी जितनी भी ऑर्गेनेल्स रह जाती हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।